रिएक्शन में आज देखेंगे वाई जापान इज इंटरेस्टेड इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, क्रिटिकल एनालिसिस बाय आदर्श गुप्ता। स्टडी आईक्यू का ये वीडियो है और सारा क्रेडिट उनके चैनल का ही रहेगा। मैं आपका दोस्त संजय, नमस्कार, स्वीकार करें। और वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक ये रहा, तो प्लीज़ इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करें इनके ओरिजिनल वीडियो का, और चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो प्लीज़ उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओरिजिनल वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें बाद में कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारत को आज़ाद करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। आईएनए के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि 1942 में इसकी स्थापना जापानीज स्पॉन्सरशिप द्वारा की गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान और ब्रिटेन अपोजिट अलाइज में थे, यानी कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे थे। इसलिए अपनी पावर को असर्ट करने के लिए जापान ब्रिटेन को इंडिया में डिफीट करना चाहता था। साथ ही बीबीसी और दूसरे रिपोर्ट्स के अनुसार जापान का इंडिया पर रूल करने का कोई इरादा नहीं था। खैर, आईएनए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में जापान ने ब्रिटेन पर अटैक करने का एक सुनहरा मौका देखा और इसलिए आईएनए की स्थापना में नेताजी की मदद भी की। एस्टैब्लिशमेंट के बाद आईएनए सोल्जर्स जापानीज ट्रूप्स के साथ कई दूसरी लड़ाइयों में भी मौजूद थे। इनफैक्ट 1947 में भारत को ब्रिटेन से आज़ादी मिलने पे इंडिया की सोवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करने वाले सबसे पहले देशों में से एक जापान ही था। इन 75 सालों में समय बदलने के साथ साथ जापान और इंडिया के रिश्तों में चेंजेस तो आए हैं, लेकिन मजबूती अभी भी बरकरार है। क्वाड जैसे सिक्योरिटी ग्रुप में दोनों देशों के इन्वॉल्वमेंट के अलावा इंडिया और जापान काफ़ी क्लोज स्ट्रेटजिक पार्टनर्स भी बन गए हैं। जापान दिल्ली मेट्रो जैसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भारत को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं, दोनों देश ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस यानी ओडीए द्वारा एक स्पेशल रिलेशनशिप भी शेयर करते हैं। वहीं पिछले कई सालों से इंडिया और जापान साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी काम कर रहे हैं। 2017 में दोनों देशों ने भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेवलप करने के लिए एक्ट ईस्ट फोरम यानी AEF भी स्टैब्लिश किया था। इतना ही नहीं, जापानीज डिप्लोमेट्स, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स, बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स और लैंग्वेज टीचर्स भी कई तरीक़ों से नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे भारत और जापान के पीपल टू पीपल लिंकेजेस इंप्रूव हो रहे हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जापान के क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं? क्या उत्तर पूर्व भारत के विकास से इंडिया भी ग्लोबल लेवल पे अपने इन्फ्लुएंस को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है? आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन सवालों से जुड़े जवाब ढूंढेंगे और साथ ही हम नॉर्थ ईस्ट में जापानीज द्वारा फंड किए जाने वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे भी एक नज़र डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और सबसे पहले एक झलक नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोकेशन और डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स पे डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज़ कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसे ऑफिशियली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या NER भी कहा जाता है, ये भारत का ईस्टर्न मोस्ट रीजन है, जिसमें 8 स्टेट्स आते हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। ईस्टर्न हिमालयाज में स्थित होने के कारण ये स्टेट्स अधिकतर माउंटेन्स और हिली एरियाज से कवर्ड हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तिब्बत, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी शेयर करता है। अपने कल्चर, ट्राइबल कम्युनिटीज़ और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाने वाला नॉर्थ ईस्ट कई डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स में नेशनल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले काफ़ी पीछे है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले कुछ वर्षों में डेवलप तो हुआ है, लेकिन इस रीजन को अभी भी नेशनल स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफ़र तय करना है। इंडिया के पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रोड्स इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह काम करते हैं, लेकिन त्रिपुरा और असम को छोड़ बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में सड़कों की डेंसिटी इतनी हाई नहीं है। फ्लाइट्स के थ्रू एयर कनेक्टिविटी को इन राज्यों में स्ट्रॉन्ग किया गया है, लेकिन रेलवेज और वाटर ट्रांसपोर्ट अब भी अंडर डेवलप्ड हैं।
नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार द्वारा कई कदम तो उठाए गए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स को हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी जो उन्हें मिल नहीं पाई, जिसके कारण प्रोजेक्ट्स अफेक्टेड हुए और उन्हें कंप्लीट नहीं किया जा सका। ऐसे में जापान का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेवलप करने का इनिशिएटिव काफ़ी मददगार साबित हुआ है। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में नॉर्थ ईस्ट इंडिया जापान रिलेशंस में एक नए एरिया ऑफ कोऑपरेशन के रूप में उभर के सामने आया है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जापान अब एक मेजर प्लेयर बन चुका है, लेकिन दुनिया के हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ में गिने जाने वाले जापान आज नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने में भारत का सहयोग क्यों दे रहा है, उसके नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं। आइए समझते हैं इन सवालों को अपने अगले सेक्शन में। दोस्तों, वैसे तो जापान के इंडिया में और पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कई स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं। उनमें से सबसे पहला इंटरेस्ट है भारत के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से का स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे स्थित होना। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये पूरा रीजन यानी नॉर्थ ईस्ट और नेबरिंग एशियन कंट्रीज़ जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन यानी FOIP के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जापान के इस विजन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सभी कंट्रीज़ के लिए ट्रेड रूट्स ओपन, फ्री और सुरक्षित रहें। इसके अलावा जापान ये भी चाहता है कि इस रीजन के नेशंस रूल बेस्ड ऑर्डर भी ओबे करते रहें, जिसमें एक दूसरे की वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करते हुए हेल्दी कंपटीशन फॉलो किया जाए। जापान FOIP इम्प्लीमेंटेशन में नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एक क्रिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन समझता है और साथ ही वो ये भी मानता है कि ब्रॉड इंडो पैसिफिक रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देकर बे ऑफ बंगाल कंट्रीज़ को कनेक्ट करना ज़रूरी है। और इसीलिए इस रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जापान इन देशों में ऑलरेडी काफ़ी प्रोजेक्ट्स कैरी आउट कर रहा है, खासतौर पे म्यांमार और बांग्लादेश में। नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी स्टैंडर्ड हाई करके जापान डेवलपमेंट गैप को पूरा करना चाहता है ताकि वो अपने विजन को कंप्लीट करने में सफल हो सके। इतना ही नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट इनिशिएटिव में जापान भारत को प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्कुल कम रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर रहा है। वैसे तो जापान इंडिया को मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट जैसे कई प्रोजेक्ट्स के लिए भी ईजी लोन्स प्रोवाइड करता आया है। इसके अलावा अगर हम आसियान ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो जापान के आसियान कंट्रीज़ के साथ काफ़ी क्लोज रिलेशंस हैं, जिनमें जापान ने हैवी इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं। दोस्तों, आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस साउथ ईस्ट एशिया की 10 मेंबर स्टेट्स का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है जो इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन प्रमोट करता है। इस यूनियन में ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट और रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है। खैर, अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन के इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे गौर करें तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स म्यांमार के साथ एक लॉन्ग बॉर्डर शेयर करते हैं जो एक आसियान मेंबर है, और इसलिए जापान म्यांमार में तो इन्वेस्टमेंट कर ही रहा है, उसके नेबरिंग एरियाज़ में भी इन्वेस्टमेंट करके वो रीजनल कनेक्टिविटी इंक्रीज़ करना चाहता है, जिससे आगे चलकर जापानीज़ इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंच सकेगा। दोस्तों, जापान का नॉर्थ ईस्ट में स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट का अगला कारण चाइना से संबंधित है। जापान और चाइना के बीच पॉलिटिकल टेंशन्स के कारण जापान न्यू इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस की तलाश में है। हालांकि दोनों देशों के रिलेशंस कुछ इम्प्रूव तो हुए हैं, लेकिन अभी भी ईस्ट चाइना सी में स्थित सेंकाकू आइलैंड जैसे मेजर इश्यूज़ की वजह से दोनों नेशंस में तनाव बना हुआ है। एक तरफ जापान द्वारा सेंकाकू आइलैंड को एडमिनिस्टर किया जाता है, वहीं चाइना इन आइलैंड को अपनी टेरिटरी क्लेम करता है। इसके अलावा जापान चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी वाले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI का भी हिस्सा नहीं है। साथ ही जापान क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे नेशंस के साथ अपनी पार्टनरशिप्स बनाना चाहता है, जैसे वो इंडिया जैसे देशों के साथ कोऑपरेट करके श्रीलंका जैसे कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप्स के थ्रू जापान बिलीव करता है कि वो दुनिया को चाइनीज़ मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जापान अपने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के माध्यम से चाइना सेंट्रिक ऑर्डर के इमरजेंस को भी बैलेंस करना चाहता है। दोस्तों, अगर हम जापान के नेक्स्ट स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट की बात करें तो वर्ल्ड में इंडिया का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस भी जापान को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करता है। अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इंडिया ने गति शक्ति मास्टर प्लान, नेशनल हाईवे नेटवर्क और प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जैसे कई कदम उठाए हैं, जिसमें जापान को इन्वेस्ट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है।
इतना ही नहीं, भारत की ग्रोइंग मार्केट और स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए जापान भारत में इन्वेस्ट करने की इंपॉर्टेंस समझता है। कई ओपिनियंस के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट के डेवलप होने से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेड रूट ओपन होगा, उससे जापानीज इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है और इसलिए जापान नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट में भारत का साथ दे रहा है। दोस्तों, जापान इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में कई प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, जैसे असम का गुवाहाटी सप्लाई प्रोजेक्ट, नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो असम से मेघालय तक कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, और मेघालय में प्रोजेक्ट फॉर रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द उमियाम उमत्रू स्टेज 3 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। इसके अलावा जापान के डेवलपमेंट असिस्टेंस की मदद से मिजोरम में नेशनल हाईवे 54 इम्प्रूव किया जा रहा है, जो कालादन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कनेक्टिविटी को एडवांस करेगा। कालादन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर $484 मिलियन का एक प्रोजेक्ट है जो कोलकाता सी पोर्ट को म्यांमार में स्थित रखीने के सितवे सी पोर्ट से समुद्र के रास्ते जोड़ेगा। फिर ये प्रोजेक्ट म्यांमार में कालादन रिवर बोट रूट के माध्यम से सितवे पोर्ट को चिन स्टेट में पलेतवा से जोड़ेगा और उसके बाद रोड्स के थ्रू पलेतवा से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिजोरम को जोड़ेगा। ऐसे ही और भी कई प्रोजेक्ट्स में जापान अपनी इन्वेस्टमेंट, लोन और असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। इतना ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ युवाओं और कम्युनिटीज़ के अन्य सेगमेंट्स को इंडिया जापान की दोस्ती के निर्माण में शामिल करने के लिए जापान सॉफ्ट पावर को भी यूज़ कर रहा है। पॉलिटिकल एंगल से सॉफ्ट पावर के थ्रू अपील और अट्रैक्शन से दूसरों के प्रेफरेंसेस को नया शेप दिया जाता है। उदाहरण के लिए मेघालय में कुछ समय पहले चेरी ब्लॉसम फ्लावर की ग्रोथ को इंट्रोड्यूस किया गया। चेरी ब्लॉसम फ्लावर असल में कई एशियन कंट्रीज जैसे चाइना, कोरिया और जापान में खिलता है, लेकिन जापान में इसकी मान्यता बहुत अधिक है, बल्कि कई लोग इसे जापान का नेशनल फ्लावर भी कंसीडर करते हैं। खैर, मेघालय में इसका इंट्रोडक्शन इस आशा से किया गया था कि इंडिया और जापान के पीपल टू पीपल और कल्चरल लिंकेजेस को स्ट्रॉन्ग बनाने में ये फ्लावर एक कैटलिस्ट यानी मोटिवेशन की भूमिका निभाएगा। जापान का IRIS प्रोग्राम नामक एक इनिशिएटिव भी है जिसके थ्रू इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से स्टूडेंट्स जापान जाते हैं। IRIS प्रोग्राम एक यूथ इनिशिएटिव प्रोग्राम है जिसमें जापान एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे टॉपिक्स पे सेमिनार्स कंडक्ट करके स्टूडेंट्स को एजुकेट करता है। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जापानीज शोज, स्पेशली एनिमे ड्रामा और कार्टून्स जैसे डोरेमोन, शिनचैन, डेथ नोट, फुल मेटल अल्केमिस्ट और नारुतो इत्यादि पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि जापान में बुद्धिज़्म भारत के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? जी हाँ, 6th सेंचुरी में इंडियन मॉन्ग बौद्धि सेना जापान में बुद्धिज़्म के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए गए थे। आज जापानीज कल्चर और सोसाइटी में बुद्धिज़्म का काफ़ी इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है और इसी कारण वहाँ के बुद्धिस्ट टूरिस्ट भी कल्चरल फैमिलियरिटी के कारण नॉर्थ ईस्ट इंडिया घूमने आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भारत में जापानीज इन्फ्लुएंस और असिस्टेंस से क्या केवल जापान को फ़ायदा हो रहा है या फिर इन सब के थ्रू इंडिया भी उतना ही गेन कर रहा है जितना कि जापान? आइए इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी इन सवालों को अगले सेक्शन में देखते हैं। दोस्तों, रीजनल वैल्यू चेन्स और प्रोडक्शन नेटवर्क के माध्यम से ग्रेटर कनेक्टिविटी को इंक्रीज और नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करने के लिए भारत को सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट चाहिए। इस क्षेत्र में जापानीज इन्वेस्टमेंट से इंडिया को काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ अंडर डेवलप्ड हैं उन्हें भी जापान के असिस्टेंस के थ्रू स्टैंडर्डाइज करना आसान हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के थ्रू इंडिया आसियान के साथ भी अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर सकेगा, बल्कि इंडिया और जापान दोनों देश इंडो पैसिफिक रीजन में आसियान की इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज भी करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के साथ अपने संबंध पहले से भी अधिक मजबूत करना चाहती है। इंडिया मानता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का डेवलपमेंट इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक ब्रिज का काम करेगा और इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भारत सरकार काफ़ी महत्व भी दे रही है। साथ ही इंडिया और चाइना के रिलेशंस भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और अरुणाचल प्रदेश में डिस्प्यूटेड एरियाज़ के कारण कुछ खास नहीं चल रहे हैं। ऐसे में जापान के साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की डेवलपमेंट के थ्रू भारत चाइना को एक इनडायरेक्ट मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि चाइना की स्ट्रेटजी का हिस्सा न बनने से भारत किसी नुकसान का शिकार नहीं हुआ है। जापानीज कंपनीज और भारत के डिफरेंट स्टेट्स के बीच लोकल लेवल पे कोऑर्डिनेशन कायम करना शायद थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जिसे रिजॉल्व ना किया जा सके। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जापानीज डेवलपमेंट असिस्टेंस मिलना दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन की तरह है, जिसमें नुकसान की गुंजाइश नहीं दिखाई देती।
तो दोस्तों ये था एक एनालिसिस जिसमें हमने जाना कि जापान के क्या स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। इसके अलावा ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रिलेवेंट है और इंडिया जापान रिलेशंस और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सवाल यूपीएससी GS2 के इंटरनेशनल रिलेशंस और GS3 के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़ कर जाएंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ जापान in Northeast? Explain with example. And with that question, that's it for the video. I hope you have liked the video. And if you have, don't forget to share it with your friends. We will meet in next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat. तो गाइज़ ये था वीडियो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो था। और वैसे भी आदर्श सर इतने ज़बरदस्त तरीके से समझाते हैं और जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, क्योंकि स्टडी IQ से बहुत सारे लोग जो पुराने थे वो चले गए और आदर्श सर ने उन सब की जगह इतनी बखूबी तरीके से ली है, वो देख के बहुत अच्छा लगता है। और स्टडी IQ का मैं कम से कम बहुत 5-6 साल से सब्सक्राइबर हूँ। तो आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ उनको सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत हेल्प होगी। बात करेंगे इंडिया और जापान रिलेशन की। नॉर्थ ईस्ट में जितने डेवलपमेंट के प्रोग्राम चला रहा है जापान, उसको लेके कई महीनों में जो पिछली सरकारें थी, गवर्नमेंट्स थी सेंट्रल में, वो बहुत ज़्यादा निराशाजनक थी। ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट, कई ऐसे रीजन थे उनका संसद में जो हमारा पार्लियामेंट है वहाँ पे उनके स्पीच है, कई ऐसे लीडर्स के जो मिनिस्टर थे उस वक्त कि जो चाइना से लगा हुआ एरिया है, बॉर्डर का एरिया, उसको इसलिए डेवलप नहीं कर रहे थे कि चाइना के फोर्सेस इजीली अंदर ना आ पाए। तो ये मेंटलिटी थी पहले के गवर्नमेंट्स जो थी। तो अभी बहुत कुछ चेंजेस आ चुके हैं। जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में रेलवेज़ का काम चल रहा है और जिस तेज़ी से रेलवे की पटरियाँ बिछाई जा रही है, या बड़े बड़े ब्रिजेस हो, या फिर बहुत सारे ऐसा काम चल रहा है जो कि सर ने भी बताया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कालादान प्रोजेक्ट, जिसके बारे में मैंने बहुत बातें की है। और मैं एक चीज़, इसमें बहुत बड़ी संभावना है कि इंडिया के कई ऐसे डेवलप जो कि हम मानते हैं रीजन्स हैं, उसमें से भी बहुत ज़्यादा डेवलप नॉर्थ ईस्ट बन सकता है। टूरिज़्म बहुत बड़ा, इतना स्कोप है टूरिज़्म के लिए नॉर्थ ईस्ट में। और दूसरा है आसियान कंट्रीज़ है, जहाँ जितना नॉर्थ ईस्ट को निगलेक्ट किया गया पहले गवर्नमेंट्स में, उतना ही आसियान कंट्रीज़ को भी निगलेक्ट किया गया। उनको कभी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा गया इंडियन गवर्नमेंट्स जो थी पहले उन्होंने। पर अगर हमको सच में इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है या फिर मिलिट्री सुपर पावर बनना है और सच में चाइना को टैकल करना है, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन उतना ही ज़्यादा डेवलप होना ज़रूरी है जितना महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है। उस लेवल का भी वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी साहब, उनके कई ऐसे स्पीच भी सुन रहा था पिछले 8-10 दिन में। उनका भी जितना फोकस है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रोड बिल्ड करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा हाई क्वालिटी का बनाने में, तो उनका जो मेंटलिटी है नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और सेकंड थिंग, जैसे जापान है या फिर ऐसे सिंगापुर है, उन जैसी कंट्रीज़ को साथ में लेके हम जितना फास्ट नॉर्थ ईस्ट को ग्रो कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। और जो आसियान कंट्रीज़ है उनके साथ जो हमारा ट्रेड होगा वो नॉर्थ ईस्ट के ज़रिए होना चाहिए, ताकि जो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी गर्ल्स बॉयज़ यंग पॉपुलेशन है उनको भी बहुत जॉब्स मिले, रोज़गार बढ़े। तो गाइज़ ये था वीडियो, करने में बहुत बातें कर सकते हैं, और भी कई वीडियोस हैं उन पे भी हम रिएक्शन देंगे। ये वीडियो मुझे बहुत पसंद आया, आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद।